सभी को मेरा नमस्कार। मैं धर्मवीर मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से हम मुग़ल शासक अकबर के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर केवल मुग़ल शासकों में ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्य युग के भारतीय शासकों में श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। मुग़ल साम्राज्य को वास्तव में भारत में स्थापित करने, उसका विस्तार करने और उसे स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय अकबर को ही है। इसके अतिरिक्त राजस्व और शासन में जिन नवीन और उदार सिद्धांतों का उसने प्रतिपादन किया, वह उसे भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के महान शासकों में स्थान प्रदान करता है। प्रायः 350 वर्ष का मुसलमानी शासन उस समय तक भारत में अस्थिर था और एक भी मुस्लिम शासक न तो अपने राजवंश को स्थिरता प्रदान कर सका था और न ही शासन के उन सिद्धांतों को व्यवहार में ला सका था जिनके आधार पर एक विदेशी सत्ता और भिन्न धर्म के मतावलंबी एक अन्य देश में स्थायी रूप से निवास करने या शासन करने का अधिकार प्राप्त कर पाते। अकबर से पहले केवल शेर शाह ने निसंदेह प्रजा की भलाई के आधार पर शासन सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया था, परंतु शेर शाह को बहुत थोड़ा समय मिल सका था। उसकी नीति अस्पष्ट भी थी और उसके प्रभाव के परिणामों को समझने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ था कि उसकी मृत्यु हो गई। अकबर को अपनी नीतियों एवं उसके प्रभाव को देखने के लिए एक लंबा समय प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त वह निश्चय ही शेर शाह की तुलना में अधिक उदार, अधिक दृढ़, अधिक नीतिज्ञ और अधिक विशाल दृष्टिकोण वाला सिद्ध हुआ। निसंदेह अकबर ने अपने राजवंश को स्थायित्व प्रदान किया और शासन के उन सिद्धांतों का व्यवहारिक दृष्टि से प्रयोग किया जिनके आधार पर मुग़ल वंश और इस्लाम के समर्थक शासकों को एक विदेशी देश अथवा अपने से पृथक धर्म के मतावलंबियों पर शासन करने का नैतिक अधिकार प्राप्त हो सका। इसी में अकबर की महानता थी। लेनपूल ने लिखा है कि वह भारतीय बादशाहों में सबसे महान था। इसी तरह डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि अकबर भारतीय इतिहास का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का एक महत्वपूर्ण शासक था। अकबर की मौलिक योग्यता और असफलताओं की तुलना तत्कालीन यूरोपीय शासकों से करने से उसकी श्रेष्ठता सरलता से स्थापित हो जाती है। तो इस तरीके से अकबर के बारे में लेनपूल और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन है। ये आगे हम बात करते हैं अकबर के राज्याभिषेक और उसकी प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में। अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। यह वह समय था जब हुमायूं शेर शाह से परास्त होकर सिंध में इधर उधर भटक रहा था। जिस समय हुमायूं भारत से भागकर पर्शिया के शाह के यहाँ शरण के लिए गया, उस समय वह अपने बेटे अकबर को कंधार के निकट छोड़कर भागा। अस्करी ने अकबर को अपने संरक्षण में लिया। 3 वर्ष की आयु में अकबर की भेंट अपने पिता से पुनः उस समय हुई जब हुमायूं ने कंधार और काबुल पर अधिकार कर लिया। यही उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। परंतु एक बार पुनः अकबर को अपने पिता से बिछुड़ना पड़ा। एक युद्ध में कामरान ने बालक अकबर को कंधार के किले की दीवार पर लटका दिया, जबकि हुमायूं की तोपें किले पर आग बरसा रही थीं। भाग्य से ही अकबर बच गया। 5 वर्ष की आयु से अकबर पिता के साथ ही रहा और उसकी शिक्षा का प्रबंध किया। अकबर ने साहित्यिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं दिखाई। यद्यपि घुड़सवारी और
अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण हो गया था। उसने गजनी और लाहौर के सूबेदार के रूप में कार्य किया और हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर वह पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने के प्रयत्न में संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खान उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर को मुग़ल बादशाह घोषित किया गया। उसका राज्याभिषेक बैरम खान की देखरेख में मिर्ज़ा अबुल कासिम ने किया। उस समय अकबर 14 वर्ष की आयु को भी पूरा नहीं कर पाया था। अकबर को अपने पिता से कांटों का ताज प्राप्त हुआ था। भारत से बाहर मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत काबुल, बदख्शां और कंधार थे। काबुल में अकबर का सौतेला भाई मिर्ज़ा हकीम मुनीम खान के संरक्षण में शासन कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना पाते ही बदख्शां के सूबेदार मिर्ज़ा सुलेमान ने अपने को केवल स्वतंत्र ही घोषित नहीं किया, अपितु वह मिर्ज़ा हकीम और अकबर को अपने आधिपत्य में करने के लिए उत्सुक हो गया। उसने इस आशय से काबुल पर आक्रमण किया। कंधार पर, जो बैरम खान की जागीर में था, पर्शिया के आक्रमण का निरंतर खतरा रहता था। ऐसी स्थिति में अकबर को अफ़गानिस्तान से कोई सहायता मिलने की आशा नहीं थी, बल्कि वहाँ कभी भी सहायता की आवश्यकता हो सकती थी। भारत में दिल्ली, आगरा और इनके निकट के भागों के अतिरिक्त मुग़लों के हाथ में कुछ नहीं था। पंजाब मुग़लों के अधिकार में होते हुए भी सिकंदर सूर की उपस्थिति के कारण असुरक्षित था। इस मुग़ल भूप्रदेश में अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए मुग़ल सरदार और सेना विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई थी। ग्वालियर, मालवा, बिहार, बंगाल, गुजरात आदि विभिन्न प्रदेशों में अफ़गान स्वतंत्र हो गए थे और उत्तर भारत का अधिकांश भाग विद्रोही अफ़गान सरदारों के अधिकार में था। सूर वंश के उत्तराधिकारी सिकंदर शाह सूर, इब्राहिम सूर और मोहम्मद आदिल सूर अभी तक जीवित थे। विभिन्न प्रदेशों पर अधिकार किए हुए थे और दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए लालायित थे। राजस्थान में जोधपुर शासक मालदेव अभी जीवित था और उसके अतिरिक्त मेवाड़, आमेर और जैसलमेर आदि के शासकों ने अपनी शक्ति को पुनः एकत्रित कर लिया था। मुग़ल सरदारों की आपस में एकता और स्वामी भक्ति पर अधिक निर्भर रहना कठिन था। शाह अब्दुल माली ने, जिसे हुमायूं फरजंद या पुत्र पुकारता था, अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। आर्थिक दृष्टि से अकबर की स्थिति बहुत दुर्बल थी। हुमायूं ने खजाने में धन नहीं छोड़ा था। अधीनस्थ प्रदेशों से तलवार के बूते पर ही लगान या अन्य कर वसूल किए जा सकते थे और दिल्ली एवं आगरा के निकट क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ रहा था। इस प्रकार से 13 वर्षीय अकबर के लिए ये सभी परिस्थितियां बहुत कठिन थी। अकबर के लिए प्रथम संकट मुग़ल आदिल शाह सूर ने खड़ा किया, जिसके अधिकार में संभल से बिहार तक का क्षेत्र था। स्वयं आदिल शाह तो योग्य नहीं था, परंतु उसका वजीर एवं सेनापति हेमू निसंदेह योग्य था और आदिल शाह के आदेश से उसने आगरा और दिल्ली पर अधिकार करने हेतु आगे बढ़ना प्रारंभ किया। तो इस तरीके से अकबर के राज्याभिषेक के बाद में आने वाली जो कठिनाइयाँ थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद में हम बात करते हैं 1556 से 1560 ईस्वी के मध्य का जो समय था, वो बैरम खान की संरक्षकता वाला समय था अकबर के लिए। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान को कराइल कुल तुर्क था, उसको अपना वकील या वज़ीर नियुक्त किया और उसे खान-ए-खाना की उपाधि से विभूषित किया। अगले 4 वर्ष एक प्रकार से अकबर की नहीं बल्कि बैरम खान की सत्ता के थे। अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयों का हल निकालने और भारत में मुग़ल साम्राज्य की सुरक्षा करने का श्रेय बैरम खान को था। बैरम खान का वंश पर्शिया का रहने वाला था। उसके पिता सैफ अली बेग ने बाबर के यहाँ नौकरी की थी और स्वयं बैरम खान 16 वर्ष की आयु से हुमायूं की सेवा में आ गया था। वह अत्यंत सुसंस्कृत, शिक्षित
वफादार, साहसी, बहादुर व योग्य सैनिक और सेनापति था। उसने हुमायूं की तरफ से कन्नौज के युद्ध में भाग लिया था और उस समय जबकि हुमायूं कंधार भागने की तैयारी कर रहा था, वह उससे जाकर मिल गया था। उसके पश्चात वह निरंतर हुमायूं के साथ रहा और पर्शिया, कंधार, काबुल तथा हुमायूं की भारत की पुनर्विजय के अवसर पर उसने हुमायूं की प्रत्येक प्रकार से सहायता की, सेवा की। हुमायूं ने उसके इन्हीं सभी गुणों से खुश होकर अमीर का पद प्रदान किया। उसने हुमायूं की भारत की पुनर्विजय में ही नहीं बल्कि अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयों को समाप्त करने में भी पूर्ण सहयोग प्रदान किया। कालांतर में बैरम खान की विश्वसनीयता बढ़ने के साथ ही उसको संरक्षक खान खाना या वफादार आदि की उपाधि मिली। वास्तव में आरंभ में अकबर की स्थिति को सुदृढ़ करने में सबसे बड़ा भाग उसी का था। वह फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित था।